नमस्कार। फोटोग्राफी सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये दुनिया को एक खास नज़रिए से देखने और गुजरते हुए किसी क्षण को समय में दर्ज कर देने की कला है। एक शरणार्थी बच्ची की तस्वीर पूरी दुनिया में मानवीय संकट की पहचान बन जाती है। चांद की कक्षा से ली गई धरती की एक तस्वीर हमें पहली बार अपनी ही दुनिया को एक बिल्कुल नए नज़रिए से दिखाती है। और किसी विलुप्त होती चिड़िया की तस्वीर हमें उसे बचाने के लिए प्रेरित करती है। तो जब कोई फोटोग्राफर आसमान की ऊंचाइयों से उत्तराखंड के पहाड़ों, नदियों और गांवों को कैमरे में दर्ज करता है, तो वो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने का मौका भी दे रहा होता है। आज हम आपको तस्वीरों की इसी दुनिया में ले चलेंगे। हमारे साथ हैं देहरादून के दो खास फोटोग्राफर, सतपाल गांधी जी, जो फोटोग्राफी के साथ साथ जंक आर्ट के जरिए भी अपनी रचनात्मकता को एक अलग रूप देते हैं, और हमारे साथ हैं फोटोग्राफर भूमेश भारती जी। कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आप दोनों का फोटोग्राफी में बहुत लंबा अनुभव है। सतपाल जी, आपसे इस बातचीत की शुरुआत करेंगे कि जब हम फोटोग्राफी कहते हैं तो क्योंकि आज सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, फोटोग्राफी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किस तरह से हम फोटोग्राफर को एक आम फ़ोटो लेने वाले से अलग करके देखें और क्यों ये ख़ास बन जाती है? देखिए, फोटोग्राफी क्या है? किसी मोमेंट को कैप्चर करना और ऐसा रिकॉर्ड कर देना जो टाइम के बाद टाइमलेस बन जाती है, फ्यूचर में देखी जा सकती है और वो मोमेंट दोबारा कैप्चर नहीं होता, इसलिए हम उसको फोटोग्राफी के ज़रिए से संजो कर रखते हैं, आर्काइव करते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका कि आम फोटोग्राफर, मैं तो कहूँगा आज की डेट में हर कोई फोटोग्राफर है क्योंकि सबके हाथ में स्मार्टफोन है। लेकिन स्मार्टफोन से फोटोग्राफी करने वालों को मैं मोबिलोग्राफी कहूँगा, ना कि फोटोग्राफी, क्योंकि फोटोग्राफर एक सीजन्ड आदमी होता है या सीजन्ड आर्टिस्ट होता है। बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद, पढ़ने के बाद, दुनिया देखने के बाद एक अच्छा फोटोग्राफर बनता है। और जैसे एंसेल एडम ने कहा कि योर फर्स्ट 10,000 पिक्चर्स आर वेस्ट, लेकिन वो आपको अच्छी फ़ोटो खींचने के लिए पहले आपको वो 10,000 फ़ोटो खींचनी पड़ती हैं, तब आप जाकर एक सीजन आर्टिस्ट या सीजन फोटोग्राफर बनते हैं। जी, तो आम फोटोग्राफर और एक सीजन फोटोग्राफर में डिफरेंस ये है कि आम फोटोग्राफर मोबाइल से जो फ़ोटो खींचता है वो अपने आसपास, अपने फैमिली की, फ्रेंड्स की, अपने एक्सपीरियंस की, खाने की ये फ़ोटोग्राफ्स खींचता है। लेकिन एक सीजन फोटोग्राफर की नज़र कुछ और है, वो दुनिया को वो दिखाता है जो दुनिया देख नहीं पाती है। जी बिल्कुल। तो तस्वीर तो हमारे सामने ही होती है, लेकिन जब एक फोटोग्राफर वो तस्वीर ले रहा होता है तो जैसे सतपाल जी कह रहे हैं कि वो दुनिया को वो दिखाता है जो शायद हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप किस तरह से फोटोग्राफी को देखते हैं? आपकी एक लंबी यात्रा रही है और आपने तमाम तरह की तस्वीरें ली हैं जो बहुत सराही भी गई हैं। जी, मैं अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ़ोटोज़ खींचता हूँ। हर 2-3-4 साल में अपने एक सब्जेक्ट को चेंज करता हूँ। ज़्यादातर, वैसे अच्छा नहीं है ये कहना, लेकिन ज़्यादातर फोटोग्राफर की अपनी एक पहचान है। मैं एक वेरिएशंस चाहता हूँ अपनी, क्योंकि मुझे साथ साथ पढ़ाना भी है, तो मुझे उन सब तकनीकों को सीखना है, उन सब्जेक्ट को के बारे में जानना है। तो एक ट्रैवल फोटोग्राफर होने के नाते मुझे बहुत कुछ डॉक्यूमेंट करना है। मैं हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन सब चीज़ों की, उन सब फोटोग्राफ्स की अलग अलग पब्लिकेशंस के अलग अलग जगह पर ज़रियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा वो रहता है पॉइंट कि मैं वो सब चीज़ें कैप्चर कर सकूं, क्योंकि मेरा एक माध्यम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें पब्लिकेशंस हैं जिनके थ्रू वो फ़ोटोज़ लोग देखना चाहेंगे। तो मैं वो सब चीज़ें देखता हूँ जो हर व्यक्ति के पहुँच से बाहर है। वो लोग जो नहीं देख पाते हैं, वो जो नहीं कर पाते हैं, मुझे कोशिश रहती है कि मैं वो सब चीज़ें दुनिया के सामने समेट करूँ। जी बिल्कुल। और आपने बताया कि आप फोटोग्राफी पढ़ाते भी हैं, तो आप इस लिहाज से भी अपनी फोटोग्राफी की यात्रा को और विषय को तय करते हैं। और सतपाल जी कहते हैं कि जो कैमरे के पीछे की जो नज़र होती है जिसकी आपने बात की, वो ख़ास होती है और वो उस तस्वीर को बहुत बेहद अहम बनाती है। और आपकी जो तस्वीरें हैं उसमें प्रकृति और पर्यावरण खूब आते हैं। तो आप जब किसी अपनी फोटोग्राफिक जर्नी की तैयारी, किसी यात्रा की तैयारी कर रहे होते हैं, या जब एक तस्वीर की तैयारी कर रहे हो, तो उसके पीछे की कहानी क्या होती है? देखिए, जैसे
किसी का सिर दर्द होता है वो एक दवाई खाता है, जी। दवाई खाता है, पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द होगा वो दर्द को आराम देता है। आज की डेट में टारगेटेड दवाइयाँ आ चुकी हैं। अगर आपको किडनी में दर्द है वो किडनी पर ही इफेक्ट करेगी, सिर में दर्द है तो सिर दर्द की गोली खाएंगे। उसी तरह फोटोग्राफर आज की डेट में टारगेटेड फोटोग्राफर हो चुका है। जैसे मान लीजिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बर्ड्स, मैं बर्ड शूट करता हूं, तो मैं ऐसा नहीं कि कहीं पर भी चल पड़ा और कभी बर्ड दिखी तो मैंने खींच ली। आजकल बर्ड की स्पीशी को भी हम टारगेट करके चलते हैं कि आज मैंने ये स्पीशी शूट करने जाना है, तो उस स्पीशी वो जहाँ मिलती है, वो बर्ड का जहाँ हैबिटेट है, हम वहाँ जाकर उनको शूट करते हैं। तो आजकल की फोटोग्राफी थोड़ी टारगेटेड हो चुकी है। एक जनरल फोटोग्राफी आप घर में इवेंट कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, वो जनरल फोटोग्राफी आप कर रहे हैं। लेकिन एक आर्टिस्टिक और अपनी हॉबीज से रिलेटेड या आपका जो एक्सपर्टीज़ है उसकी फ़ोटोग्राफ करने के लिए आपको स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक जगह पर जाना पड़ता है। और मैं ये कहूँगा कि आप जिस चीज़ की, जो आपका सब्जेक्ट है फोटोग्राफी में, आप फोटोग्राफी से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को पहले स्टडी करेंगे। जब आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानेंगे तब आप अच्छे फोटोग्राफी उसकी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक चिड़िया है, बड़ी रंग बिरंगी है, सबको अपील करती है, लेकिन एक बर्ड वॉचर की नज़र से वो बहुत एक कॉमन बर्ड हो सकती है। जबकि एक कोई ऐसी बर्ड बहुत छोटी है या बदसूरत है, बहुत कलरफुल नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली, तो वो एक बर्ड वॉचर ही बता सकता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हमें उनके कलर या उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उस सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट लगता है जिसको हम शूट करने जाते हैं। तो उस सब्जेक्ट के लिहाज से फिर आप अपनी तैयारी करके करते हैं। जाते जैसे हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी, जैसे पंछियों की तस्वीरें देखी, तो उड़ती हुई चिड़िया की तस्वीर देखने और उसको कैप्चर करना, जैसे कहते हैं कई बार कि घंटों लग जाते हैं उस एक तस्वीर को लेने के लिए। जी, आजकल मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी, जब हमने बर्ड फोटोग्राफी शुरू की थी से 95 या अर्ली 90s में, उस समय बर्ड फोटोग्राफी से रिलेटेड इक्विपमेंट बहुत कम था, इजीली अवेलेबल नहीं था, और अगर था भी तो इतना महंगा था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज की डेट में भी बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी महंगा होने के बावजूद भी आपकी उसको अफोर्ड कर पाते हैं। अब ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं कि आप, जैसे बर्ड, एक चिड़िया टहनी पर बैठी है और हम इंतज़ार करते हैं ट्राइपॉड लगा कर कि बर्ड उड़ेगी तो मैं फ़ोटो खींचूंगा, लेकिन बर्ड इतनी स्विफ्ट है, इतनी फास्ट है कि जब वो उड़ती है, हमारा शटर थोड़ा, हमारे रिफ्लेक्सेस उतने फास्ट नहीं है, हम क्लिक करते हैं वो बर्ड उड़ चुकी होती है। लेकिन आज की डेट में ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे कैमराज आ चुके हैं कि जो आपके क्लिक करने से पहले की भी फोटोग्राफ खींच लेते हैं। अजीब लगता होगा सुनने में, हाँ। लेकिन एक टेक्निक आई है जिसको प्री कैप्चर हम कहते हैं। तो उसमें क्या है, हमें मालूम है बर्ड ने उड़ना है, एक शाख पर बैठी है, कैमरे, हमारे इक्विपमेंट टेलीफोटो इतने हैवी हैं कि बहुत देर तक आप हैंड हेल्ड नहीं रख सकते, तो हम यूजुअली ऐसी जगह पर ट्राइपॉड लगाते हैं और ट्राइपॉड के साथ हम बर्ड को फोकस करके रखते हैं और एक आइडिया रहता है, बस जिस डायरेक्शन में बैठी है उड़ेगी, जैसी उड़ेगी हम फायर करेंगे। तो उसमें एक टेक्निक में हाफ शटर प्रेस करके रखते हैं, तो कैमरा बफर करने लग जाता है जब तक आप क्लिक नहीं करते, लेकिन उस फोटोग्राफ को वो मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र नहीं करता जब तक आप उसे क्लिक नहीं करते। तो जैसे ही बर्ड उड़ी, मैंने क्लिक किया, एक्चुअल में तो बर्ड उड़ चुकी है, फ्रेम से बाहर है, लेकिन जब मैं फायर करूंगा तो उसके पास एक बफर है जिसने 1 मिनट पहले, या आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट पहले की वो फोटो खींच पाए। तो आज की डेट में जो आप बर्ड्स की फोटोग्राफ देखते हैं वो पिछले 10 साल 15 साल पुराने टाइम से ज़्यादा इजीली दिखती हैं और बहुत आसानी से मतलब आपको टेक्नोलॉजी भी जानकारी होनी चाहिए और इक्विपमेंट भी उतना ज़हीन या उतना एक्सपेंसिव होगा। हर कैमरा में या DSLR में फैसिलिटी नहीं है, जो हाई एंड कैमराज हैं उसमें ये है। तो एक तरह से कला और तकनीक दोनों का संगम है ये फोटोग्राफी। जब हम कोई बेहतरीन जो सीजन्ड फोटोग्राफर है उनकी तस्वीरें देख रहे होते हैं। और भूमेश जी, आपने कहा जैसे मैं अपने सब्जेक्ट बदलता रहता हूँ, और आपने बहुत सारे अलग अलग तरह की, खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो गाँव की, पहाड़ों की, नदियों की, लोगों की तस्वीरें लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीरें लिए हैं। तो आप किस तरह से अपने विषय का चुनाव करते हैं, कैसे समय के साथ बदलाव करते हैं? आपकी अपनी जो फोटोग्राफी की यात्रा है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, एक तो उत्तराखंड को जिस समय हमने स्टार्ट किया था फोटोग्राफी, तो उत्तराखंड को ना बाहर के लोग अभी तक नहीं जानते थे कि उत्तराखंड है क्या, या उत्तराखंड के अंदर कितना खूबसूरती बसी पड़ी है, इनके लोग कितने अच्छे हैं, कितने खूबसूरत लोग हैं। तो मेरा एक मकसद मैंने बनाया कि ये उत्तराखंड की कल्चर, उसकी संस्कृति को, उसके हाव भाव को, उसकी लाइफ को लोगों तक पहुंचाना है। तो ये टारगेट रहा। तो उसके साथ साथ हमने उत्तराखंड की ब्यूटी, अब वो ब्यूटी हमने भी नहीं देखी थी, जब हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो वो देखने को मिली। बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, पहाड़ भी थे। अब वो पहाड़ एक के बाद जितना आप ऊपर पहुंचते जाएंगे,
आज आप समझते जानते हैं वाइब्रेंट विलेजेस, आज हम बॉर्डर्स तक पहुंच गए, इतने खूबसूरत है, वो छुपे थे, सब लोगों से छुपे थे। तो अब उसी के बीच में देखेंगे तो उसमें लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, नेचर है, घर मकान पेड़ सब खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जगहें थी। तो एक वेरिएशन अपने आप में उस पूरे उत्तराखंड में डाइवर्सिटी बसी पड़ी थी, तो हमने वो कैप्चर करना स्टार्ट किया। अब एक ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं ये सोच के चलूँ कि नहीं आज मैं सिर्फ लोग खींचूंगा, लैंडस्केप नहीं खींचूंगा, मुझे फिर लैंडस्केप खींचने दोबारा आना पड़ेगा। मिल जाते हैं हाँ, वो दोबारा आना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि एक ही ट्रैवलिंग में, एक ही साइड में आप डाइवर्स माइंड रखिए, उन सब को कैप्चर करते चलिए, ताकि वो जब समय आए, जब आप उन चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचा सके, दिखा सके। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे भूमेश जी ने कहा कि हम जब ट्रैवल करते हैं गांव में या जंगल में या ट्रैक करते हैं तो अलग अलग चीज़ें हम शूट करते हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग कैमरा एक है, लेकिन लेंसेज अलग अलग बने हैं। अगर मुझे बर्ड शूट करना है तो मुझे टेलीफोटो चाहिए, लैंडस्केप खींचना है तो मुझे वाइड एंगल चाहिए, पोर्ट्रेट खींचना है तो कुछ और चाहिए। एक टाइम था जब हम एक कैमरा लेकर चलते थे, लैंडस्केप मिला तो हमने लैंडस्केप वाला लेंस लगाया, बर्ड मिली तो बर्ड का टेलीफोटो लगाया। लेकिन ये आज की डेट में उतना कन्वीनियंट आसान नहीं है, तो यूजुअली हम जैसे फोटोग्राफर हमेशा एटलीस्ट 2 कैमरा साथ लेकर चलते हैं, दोनों शोल्डर्स पर, एक में टेलीफोटो लगा है, एक में वाइड एंगल लगा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि अगर बर्ड दिखी उस समय मैं लेंस चेंज करूंगा और तब तक तो बर्ड उड़ जाएगी, या लैंडस्केप है तो हम 2 कैमराज यूजुअली हर फोटोग्राफर आज की डेट में जो अच्छे सीजन्ड है वो 2 कैमरा अलग अलग लेंसेज के साथ लेकर ट्रैवल करते हैं, ताकि कोई चीज़ हम मिस ना करें अपने। मुझे लगता है ये जानकारी अगर कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है उसके लिए भी बहुत दिलचस्प होगी। तो सतपाल जी, मैं चाहूँगी कि आप अपने किसी खास प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जिसको आपको लगता है कि आप खास तौर पे बहुत पसंद है, और क्यों पसंद है ये भी बताएं, उसके पीछे की कहानी। देखिए, जैसे भूमेश ने बताया कि हमारे समय समय पर सब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्राइम या शुरू से आखिर तक हमारे साथ चलते हैं। मैंने बर्ड फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा की है, उसके बाद मैं सोशल लाइफ और पीपल और पोर्ट्रेट और कैंडिड शूट करना बहुत पसंद करता हूँ। और अगर आप किसी खास प्रोजेक्ट की बात करें तो मैं बताऊंगा, भूमेश ने और मैंने, एक हमारे और साथी थे मनोज रांगड़, हम 3 लोगों ने हरिद्वार में एक प्रोजेक्ट किया था, आज से शायद 20 साल से ज़्यादा हो गए, 2004 में। उसमें उस समय ये था कि वेबसाइट का नया नया दौर चला था, और डिजिटल कैमराज अभी उतने ज़्यादा मार्केट में आए नहीं थे, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट में हमने उनको फोटोग्राफ देनी थी डिजिटल, और वो डिजिटल के लिए हमने छोटे कैमराज यूज़ किए थे। उसमें ऋषिकेश और हरिद्वार के हर होटल, हर आश्रम, हर धर्मशाला, हर घाट, स्कूल्स, हर चीज़ की हमारे को फोटोग्राफ खींच कर देनी थी। और वो हम 15 दिन तक हम 3 लोग हरिद्वार में एक धर्मशाला में रुके, और हम रोज तीनों अलग अलग अपने चेकलिस्ट लेकर अलग डायरेक्शन में जाते थे, और हम उसको फोटोग्राफ खींचकर उसको कलेक्ट करके रखते थे। ये माइक्रोसॉफ्ट की कोई चैनल पार्टनर कंपनी थी जिसके थ्रू हमें ये काम करना था, और हमने वो काम किया। और वो काम हमारा 15 दिन का एक प्रोजेक्ट था। यूजुअली छोटे छोटे प्रोजेक्ट 2 दिन 3 दिन के भी हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट से ज़्यादा जो ग्रुप में हमने ट्रैवल किया है, जैसे हम फोटोग्राफर्स का एक ग्रुप था, हम 9 लोग थे, हम लेह लद्दाख गए, हमने 14 दिन का टूर किया। हम द्रास में रात को रुके, जहाँ पर उन दिनों इंसर्जेंसी थी, कारगिल में रुके, तो गुजरात गए, हम बर्डिंग टूर पर गए, कलकत्ता गए। तो इस तरह के कई सारे बर्डिंग टूर्स हमने बहुत सारे किए हैं, और साथ में प्रोजेक्ट्स भी किए। तो मतलब आप दोनों ने साथ में बहुत सारी यात्राएं की हैं, जो फोटोग्राफी की यात्राएं एक तरह से कही जाएंगी। जी बिल्कुल। और आप भी अपने किसी विशेष प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, और इसके साथ ही मैं भी बल्कि ये भी कहूँगी कि आपका एक प्रोजेक्ट है जो एरियल विस्तार्स ऑफ उत्तराखंड, जो जिसमें आसमान की ऊंचाई से उत्तराखंड कैसे दिखता है, जो लैंडस्केप है वो किस तरह से दिखता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। जी ये मेरी शुरुआत हुई, हम दोनों ही साथ थे एक हेलीकॉप्टर पे, और हेलीकॉप्टर से हमने हरिद्वार का एक छोटी सी जॉय राइड ली थी। उस समय मैंने देखा कि हरिद्वार बहुत खूबसूरत है, अलग ही एंगल दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि एक ऐसा भी हो सकता है। तो उस समय एक दिमाग में आया कि कभी मौका मिला तो मैं ऐसी फोटोग्राफी करूँगा, और शुरुआत हुई, एक मौका मिला, और किसी एक एविएशन कंपनी के साथ मुझे उनके लिए कुछ काम करना था, उनको मुझ पर एक ट्रस्ट मिला,
और हालांकि पहला वाला जो दिन था मेरा कुछ हेलीकॉप्टर में जाने का, उसके बाद वो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी नहीं हुई, शीशा था। फिर मैंने टेक्निक को समझा कि शीशे की से पार इमेज को जो रिफ्लेक्शन है या कुछ और चीज़ों को उनको कैसे दूर करूँगा, वो धीरे धीरे सीखा। फिर 2-3 बार मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर से कुछ काम किए, बहुत सारी अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरी और देखा तो ऊपर से उत्तराखंड की जो तस्वीरें थी ना, जो अब तक हम ज़मीन से देखते आ रहे थे, पहाड़, ज़मीन और इन सबको, जब ऊपर से देखा तो वो तो नायाब था, बिल्कुल ही अलग था। तभी से टारगेट बना लिया कि नहीं, एरियल फोटोग्राफी पर अपने आप को कुछ स्टैब्लिश करते हैं, कुछ देखते हैं। जब जब मौका मिला तो फिर बहुत सारी अलग अलग तरीके से वो मौके ढूंढे, मौके तलाशे, मिले भी मुझे, क्योंकि आसान नहीं था एरियल फोटोग्राफी किस करना। तरह की तस्वीरें, क्या क्या कुछ? सबसे बेहतरीन जो चीज़ें जो देखने को मिला मुझे वो ये है कि हमारा किसान, जी उत्तराखंड के किसान बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। जी सोचने में बड़ा अजीब सा लगेगा, उसे भी खुद नहीं पता। हाँ। अब हमने स्टेप फार्म्स देखे, ज़मीन से तो देखे हमने 2-3 स्टेप्स, 10-20 स्टेप्स एक साथ दिख जाते हैं, लेकिन उसी को जब आप ऊपर के एंगल से देखते हैं तो हरे के इतने सारे शेड्स हैं उसमें, कोई फसल पक चुकी है, कोई नहीं पकी है, कोई हल्की, बड़े खूबसूरत से दिखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उस किताब का भी टाइटल रखा है, सब टाइटल उस किताब का रखा है, द वे द गॉड्स सी अस, भगवान हमको कैसे दिखता होगा ऊपर से ना। उसने वो जो बाकी सब पार्ट हमारी इस एरियल विस्तार ऑफ उत्तराखंड का जो सब कुछ है वो नेचुरल चीज़ें हैं जिनको खींचा है, पहाड़ है, ज़मीन है, नदी है, नाले हैं, सब कुछ खींचा, शहर भी खींचे। लेकिन ये एक पार्ट ऐसा है जो ह्यूमन क्रिएटेड है, खेती, हमारे स्टेप फार्म्स, ये एक ह्यूमन क्रिएटेड, और वो इतना खूबसूरत ऊपर से देखने में बहुत बड़ा कैनवास लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि कैनवास हम 2-3 फीट, 4 फीट, 10 फीट, 20 फीट तक के कैनवास बनाते हैं, वो सैकड़ों एकड़ के कैनवास है, ऊपर से जब देखने को मिलते हैं तो हज़ारों बीघा ज़मीन के ऊपर वो खेती करी हुई है, और उसके ऊपर से आप देख रहे हैं, और अलग अलग मौसम में अलग अलग रंग दिखते हैं उन सब खेतों के, और जो नदी के साथ बसे, ये बहुत खूबसूरत है। मैं तो कहूँगा लोगों को कि आप देखें कभी, जब जब मौका मिले ऊपर से आप उस सब चीज़ों को देखें। जी, शायद ये मौके सबको ना मिले, लेकिन वो तस्वीरें जो हैं वो शायद वो सैर करा सकती है। इसीलिए हमने उसको एक किताब के रूप में, कॉफिटेबल रूप में डेवलप किया है उसको, ताकि लोगों तक पहुंच सके और उस खूबसूरती का आनंद ले सके। बिल्कुल। और सतपाल जी, आपके जीवन में, क्योंकि कई बार हमारे कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, उस काम को कर रहे होते हैं, तो आपकी फोटोग्राफी या आप किससे ज़्यादा प्रभावित हुए? देखिए, शुरुआत में तो क्या था, शायद हमारी फैमिली में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मेरी मैटरन माँ की तरफ से, तो कुछ जीन्स थे आर्ट के हमारे अंदर, तो आर्ट स्लोली डेवलप होती रही। और हमने जब फोटोग्राफी शुरू की तो अपने भाई, बड़े हमारे ब्रदर थे, कज़न ब्रदर थे, उनको देखकर शुरू की। फिर आसपास का माहौल, और देहरादून मैं कहूँगा बड़ा एक ज़हीन शहर है, यहाँ पर बहुत लर्नेड लोग हैं, बहुत आर्टिस्टिक लोग हैं, तो उनसे देख के शुरुआत हुई। और लेटर ऑन जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो आप किसी, जैसे कोई फिल्म देखता है तो उसका कोई हीरो फेवरेट होता है, कोई हीरोइन फेवरेट होती है, कोई सिंगर फेवरेट होता है, तो इसी तरह फोटोग्राफर्स के भी कुछ फेवरेट फोटोग्राफर्स हैं जिनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि हम उनके जैसा काम करें या उनके नज़रिए से हम देखना चाहें। तो मैं 2 नाम लेना चाहूँगा, एक स्टीव मैककरी, एक बहुत जाने माने वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने एक ऐसी अफगान लड़की की फ़ोटो खींची, शायद ही कोई होगा जो उस फोटोग्राफ को ना पहचानता हो, और वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छपी हुई फ़ोटोग्राफ भी है। और दूसरा मैं पसंद करता हूँ रघु राय जी को, जिन्होंने, जैसे आपने कहा कि ऑर्डिनरी चीज़ें हर कोई देखता है, उसी को शूट करता है, लेकिन उसी ऑर्डिनरी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलने वाले जो थे वो रघु राय थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ताजमहल को देखने का नज़रिया बदला है। ताजमहल को लोग क्या करते थे, सामने ताजमहल है, बीच में गलियारा है, साइड में पेड़ हैं, बीच में फव्वारे हैं, तो बड़ी बैलेंस और ज्योमेट्रिकल फोटोग्राफ लोग खींचते थे। लेकिन उन्होंने यमुना के उस तरफ जाके, ताजमहल के पीछे से जाकर, रेलवे के पीछे से लोग खेती कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने उनको ताजमहल को शूट किया। तब लोगों को लगा कि हाँ, ताजमहल को देखने का ये भी एक नज़रिया है। और मैं अपने साथी भूमेश जी को क्रेडिट दूंगा, जिस तरह से इन्होंने ताजमहल को देखने का नज़रिया बताया। हमारे देहरादून का ताजमहल मैं कहूँगा FRI है। FRI की जो फोटोग्राफ भूमेश ने खींचे हैं, या FRI को देखने का नज़रिया जो बदला है, जो FRI के लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने भी वो एंगल नहीं देखे जो भूमेश ने शूट किए। तो मुझे लगता है ये प्रेरणा कहीं ना कहीं से बड़े फोटोग्राफर से आदमी लेता है।
और आपको अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए कितना आपने ट्रैवल किया है, कितनी आपने किताबें पढ़ी हैं, कितने लोगों से आप मिले हो, कितना आपने म्यूजिक सुना है, कितनी फोटोग्राफ देखी हैं, इन सब के मिश्रण से आप एक अच्छी फोटोग्राफ खींच पाते हो। सिर्फ कैमरा हाथ में आ जाने से ये नहीं होता कि आपने कैमरा आया और आप फोटो, बहुत एक्सपेंसिव कैमरे से भी ज़रूरी नहीं है कि आप फोटो अच्छी खींच सकते हैं। जी जी, तो इसका मतलब दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और जिस तरह से अभी आप बताए थे एफआरआई के प्रोजेक्ट के बारे में, एफआरआई बहुत सारे लोगों ने देखा भी और बहुत खूबसूरत लैंडस्केप भी है। तो सचमुच एक बार फिर से आप बताएंगे कि क्या फ़र्क है जब मैं अगर कोई तस्वीर लूँ, कोई एक आम व्यक्ति तस्वीर ले और एक आप जब तस्वीर लेंगे, तो किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, डिफाइन करते हैं, कैसे वो धूप और छाया और उसका जो संयोजन है रंगों का, वो किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने तो एक थैंक यू सतपाल जी, आपने इस चीज़ को जिक्र किया। हाँ। एफआरआई को मैंने कई सालों तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई एफआरआई के केंद्रीय विद्यालय में। तो एक तो वो मेरे को बचपन से ही बहुत खूबसूरत लगता था। दिल्ली में जब एक बार मैंने वही ताज, उनकी किताब है रघुराय जी की ताज, उसका नाम ही सिर्फ ताज है, बहुत बड़ी किताब थी, वो देखी, उसमें करीब 700 फोटोग्राफ्स हैं। जब उनको देखने के बाद ना मुझे लगा कि कहीं कोई चीज़ तो मैं भी करूँ। ध्यान सामने थी एफआरआई, घर के अपने ही शहर में है और इतना खूबसूरत कैंपस है। मैं जब फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया उस कैंपस पे, तब मुझे अलग अलग नई नई चीज़ें नज़र आने लगी। और जब हमने एक बार एग्जीबिशन करी और उनके एक अधिकारी से उस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन कराया, तो उन्होंने मेरे से बोला, अरे कितनी फ़ोटो खींच लोगे? मैंने उससे 5000 खींची हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस एग्जीबिशन के लिए अपने हर ऑफिसर को बोले जाके देख के आओ, और फिर बाद में वही एग्जीबिशन एफआरआई की एग्जीबिशन एफआरआई में लगाई, और उनमें से बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने उस जगह पर लगाई भी हैं, उन्होंने रख ली है, अपने पास ही रख ली है। तो वो नज़रिया जो मुझे लगा एक और वो चेंज था, क्योंकि एफआरआई के लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं देहरादून के। मुझे जब चारों तरफ घूमा तो मुझे लगा कि कुछ नया एंगल ढूंढता हूँ, कुछ नई चीज़ें देखता हूँ। बिल्डिंग के आर्किटेक्चर भी है, उसमें नेचर भी है, उसके लोग भी हैं, उसके लोग भी अपने आप में खूबसूरत हैं। अगर आप कभी जाएं तो आपको ना ग्रामीण माहौल मिलेगा एफआरआई में। घास ले जाती हुई लेडीज़ वहाँ बहुत हैं। अच्छा। जो क्योंकि जो लोग सर्विस करते हैं उनके घरों में गाय भैंस हैं, अभी भी हैं, और उनके लिए वो चारा लेके जाती हैं, वो दूर से लेके आती हैं। मैंने कई बार एफआरआई के सामने से उनको गुजरते देखा है। कई लोग हैं, बहुत जैव विविधता है उस पर। बिल्कुल। और सतपाल जी, जब हम ये सारी बातचीत कर रहे हैं फोटोग्राफी की, और एआई और स्मार्टफोन दोनों ने इस पूरी दुनिया को बदला है। अगर हम देखें तो आज हमारी बहुत सारी जो सूचनाओं का माध्यम है वो सोशल मीडिया के ज़रिए है, और इसका मतलब कि तस्वीरों की भूमिका भी बहुत बढ़ गई है। एआई पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एआई को, या हम तकनीक को कहें कि तकनीक ने कितनी संभावनाओं के द्वार खोले हैं और कितनी चुनौती भी है, और एआई से जनरेटेड तस्वीरों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब हमने फोटोग्राफी शुरू की थी, हमसे पहले भी लोग फोटोग्राफी करते थे, तो पहले जो फोटोग्राफर होते थे, आपने अगर देखा हो तो वो फोटोग्राफर का नाम उसके साथ लिखा था, फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट होते थे। वो खाली फोटोग्राफर नहीं होते थे। आर्टिस्ट क्या करते, आर्टिस्ट वाला फोटोग्राफर क्या करता था, जब फोटो खींचता था तो जैसे अभी हम आए हैं, आपने छोटा मोटा मेकअप किया, तो ऐसे ही जब फोटो खींचती है तो फोटो उतनी अच्छी खूबसूरत नहीं रहती, तो उसके ऊपर आर्टिस्ट जो है ब्रश से नेगेटिव के ऊपर कलर करते थे, जिससे चेहरा थोड़ा ब्राइट दिखे। फिर जब प्रिंट बनता था तो प्रिंट के ऊपर भी वो ब्लैक और वाइट से टचिंग करते थे। तो वो एक ज़माना था। आज फिर उसके बाद लाइट रूम में जाते थे, नेगेटिव वगैरह जहाँ एक्सपोज होते थे। आज स्मार्टफोन के अंदर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि आपका छोटा सा मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एआई तो है ही है, डार्क रूम भी उसके अंदर है, लाइट रूम भी उसके अंदर है, फोटो एडिटिंग टूल भी हैं, और ये सब काम वो इतने ऑटोमेटिकली इतनी तेज़ी से करता है कि आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आपने जो फ़ोटो खींची है वो वही फ़ोटो उसने प्रोसेस करके आपके सिस्टम में डाली है, या उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। तो ये सब काम करने में एक आर्टिस्ट जो है वो बैकएंड पे चला जाता है। आपकी एक क्लिक के बाद बाकी सारा प्रोसेस जो है कंप्यूटर या सिस्टम या सॉफ्टवेयर या एआई कर दे रहा है। अब आपकी स्मार्टनेस है कि आप फोटो खींचो विदाउट एनी टचिंग। आप अगर एआई को भी यूज़ करना है या टूल्स को यूज़ करना है तो आप यूज़ करें। जो सिस्टम जनरेटेड टूल्स हैं, मैं उसके बड़े सख्त खिलाफ हूँ। अगर आप रियल में फोटोग्राफर हैं, हम भी करते हैं यूज़ एआई का, लेकिन उतना लिमिट तक करते हैं कि वो ऑब्वियस ना दिखे कि एआई से एआई तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं,
मतलब टूल्स हम पोस्ट प्रोसेसिंग वाले टूल जो पहले ब्रश से किया करते थे वो हम कंप्यूटर पर करते हैं। तो 75% आर्ट हमारी फोटोग्राफी में है, 25% हमारी पोस्ट प्रोडक्शन में भी है। और एआई जनरेटेड इमेजेस इतनी ज़्यादा क्रिस्प, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, स्किन टोन बहुत बढ़िया कर देते हैं, ड्रामेटिक कलर्स ले आते हैं, वो थोड़े से आर्टिफिशियल। डेफिनेटली आप 2 फोटोग्राफ सामने रखें, आपको पता चल जाएगा ये एआई जनरेटेड है और ये आपने किसी कैमरे ने फोटो खींची है। और तस्वीर तो वही होनी चाहिए जो सच्चाई को उजागर करे, जो सच है, जो जैसे वास्तव में है, वो पहले जो दिखे। एक टर्म था ना, कैमरा नेवर टेल लाइज, वो शायद अब आज की डेट में झूठा पड़ गया है कि कैमरा वाकई झूठ बोलने लगा है कि जो हम खींच रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग जो एआई कर देता है वो थोड़ी आर्टिफिशियल उससे लगने लगती है। जी, मैं और इसमें कुछ ऐड करूंगा कि टेक्नोलॉजी का साथ चाहिए ज़रूर। मैं आपको पहले वाले कुछ फोटोग्राफी के जब नेगेटिव्स और रोल्स पे जब काम होते थे, खासकर ब्लैक एंड वाइट के टाइम पर, जैसे अभी रघुराज जी का नाम लिया या बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, ये जब काम करते थे तो ये लोग अपना फ़ोटो क्लिक करने से पहले, सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले तय करते थे कि मुझे क्या खींचना है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना रोल और अपने केमिकल्स ये सब तैयार करते थे। और जैसा उनको फ़ोटो चाहिए वो पहले से डिसाइड करके अपने डार्क रूम में बैठते थे और काम करते थे। उस समय मशीनें टाइम के ऊपर, जो टाइम मैनुअली हम लोग जब काम करते थे, टचिंग और ये सब कुछ काम तब भी होता था, वो सब करने के बाद एक फ़ोटो तैयार करते थे। अब एक फ़ोटो जो तैयार कर दिया वो दोबारा एज इट इज़ हो जाए, ये सब कभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर चीज़ मैनुअली टाइमिंग के ऊपर डिपेंड थी। तो उनका वो मास्टरपीस कहलाता था, वो ही कहता था कि मास्टरपीस है। अब सेम चीज़ें हैं हमारे पास, पहले डार्क रूम होता था, अब लाइट रूम या दूसरे और सॉफ्टवेयर हैं जो जिनके थ्रू हम अपनी फोटोग्राफ्स की मास्टरपीसेस कहे जाएंगे। अब मास्टरपीसेस का हम रेप्लिका बना सकते हैं। पहले वाला एक मास्टरपीस होता था, उसका रेप्लिका नहीं बन सकता था। आज की डेट में हम उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव कर सकते हैं, उसका रेप्लिका बना सकते हैं। बस ये चेंज आया, लेकिन मेहनत उनकी ये कुछ टाइम से, अभी जब से हम ईजी होने के कारण थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में हर आदमी को ना लगता है कि मैं ईजी हो जाऊं, तो वो टेक्नोलॉजी ईजी काम कर टाइम बचा रही है, लेकिन अब उस टाइम के बचाने के कारण थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई, तो फोटोग्राफी की जो एक वैल्यूएशन है वो डाउन हो गई, डाउनवर्ड्स हो गई। वो पहले वाले जैसे फोटोग्राफर्स की वैल्यू एक होती थी कि समाज में 10 फोटोग्राफर हैं, बस पूरे शहर में 10 ही हैं, हर कोई नहीं कर सकता था, सबके बस का नहीं था। आज वो हर एक कोई कर सकता है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टेक्नोलॉजी जैसे बहुत पहले डर लगता था कि कंप्यूटर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, अभी एआई आए या कुछ भी आए, फोटोग्राफर ही रहेगा, क्योंकि एआई ये नहीं बता सकता कि क्या खींचूं। जी, जो कला है, जो नजर है, वो आपकी है, वो आर्टिस्ट की है, वो उस कलाकार, उस छायाकार की है। कैसे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये भी है कि आज के दौर में हम कहें तस्वीरों की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आज हम जिस दौर में हैं, जो डिजिटल एरा में हैं, वहाँ पर चाहे वो सूचनाओं का जरिया हो, जागरूकता की बात करें, हम पढ़ने पढ़ाने के तरीक़ों की बात करें, तस्वीरें हमारे आसपास बहुत हैं, इसलिए वो तस्वीरों की अहमियत और भूमिका आज के समय में बढ़ गई है। सही है? मैं तो कहूँगा, ये जैसे हम पोल्यूशन की बात करते हैं ना, एयर पोल्यूशन है, मैं कहूँगा ये विजन पोल्यूशन हो चुका है। पहले क्या था, कम एक किसी की शादी की एल्बम बनती थी, 30, 40, 50 फोटोग्राफ आते थे, खींचते थे उसमें, शायद वो 50 खींचते होंगे तो 40 एल्बम में लगते थे। हर फ्रेम, हर शॉट बड़े सोच समझ के खींचा जाता था। आजकल किसी एक शादी में ले लो, 5 से 10 हज़ार फोटोग्राफ खींचती हैं, और आप बहुत सारे लोग देखेंगे जिनकी एल्बम इसलिए नहीं बन पाती कि वो 10,000 में से 200-400 फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी होती हैं। तो मैं तो कहूँगा गीगो है, गार्बेज इन गार्बेज आउट हो रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे आप एक समय आ रहा है कि जैसे आप वॉक करते हैं, खाना खाते हैं, मैं कहूँगा ये ओवर ईटिंग हो रही है फोटोग्राफी की। ओवर ईटिंग हो रही है, बिल्कुल। एक टाइम आएगा जिसके, जैसे अभी टाइम एक आ चुका है कि आप स्लो ईट, पहले हम खाना बड़ी जल्दी जल्दी खाते थे, हमारी दादी नानी कहती थी आस्ते खाइए, स्लो चले, स्लो वॉकिंग, स्लो ट्रैकिंग, स्लो लाइफ का भी ज़माना आ रहा है, वो एक ट्रांजिशन है। तो इसी तरह स्लो फोटोग्राफी, जो सीजन फोटोग्राफर है वो बड़ी लिमिटेड और स्लो फोटोग्राफी करता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा एक फोटोग्राफर का। मान लीजिए मैं बनारस जाना है मुझे शूट करने, तो मैं बनारस पहुंचा, तो ऐसा नहीं मैं गया, कैमरा निकाला और खट शूट करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि मैं कोई और सीन मिस कर रहा हूँ इस समय जो कहीं और है। तो वो फोटोग्राफर क्या करता था, शहर में घूमते थे
और देखते थे कहाँ पर किस समय की फोटोग्राफ बढ़िया आएगी, अगले दिन वो जाकर शूट करते थे वो लाइट को, सब्जेक्ट को स्टडी करके। आज क्या हमने कुछ दिखा क्लैक फोटो खींच दी, कुछ देखा और फिर उसकी आर्काइव करना है। और प्रोग्राम अब हम समापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी और बहुत काम की बातें बताई कि किस तरह से एक जो तस्वीर है जो लोगों के जहन में वर्षों तक टिकी रहती है। हम कहते हैं हम इतिहास को और समय को कुछ तस्वीरों के जरिए बहुत अच्छे से देख और महसूस कर पाते हैं।